स्वागत है इस विश्लेषण में। दरअसल उत्तर प्रदेश एक बेहद विशाल राज्य है और इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक धरोहर इतनी बड़ी है कि सब कुछ याद रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन क्या हो अगर हम एक ठोस मनोवैज्ञानिक मेमोरी मैप का इस्तेमाल करें, एक ऐसा मैप जो छवियों और कहानियों के जरिए इस पूरे क्षेत्र की धरोहर को बहुत आसानी से डिकोड कर दे। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना को समझने का यह सच में एक बेहतरीन तरीका है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम किन हिस्सों में इसको कवर करने वाले हैं। पहले हम स्वाद और सेहत से जुड़े उत्पाद देखेंगे, फिर चलेंगे मशहूर वस्त्रों की तरफ, उसके बाद शिल्प और ब्रांडिंग, फिर कुछ बिल्कुल अनोखे उत्पाद और आखिर में चमड़ा उद्योग को लेकर जो एक बड़ा भ्रम रहता है उसे सुलझाएंगे। तो पहला हिस्सा स्वाद और सेहत। शुरुआत करते हैं हमारे रोजमर्रा के खाने पीने से। सबसे पहले आते हैं सिद्धार्थ नगर पर। यहां का उत्पाद है काला नमक चावल। अब इसको याद रखना कितना आसान है, जरा सोचा जाए। सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्धा। हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही सादा भोजन करते थे जिसमें चावल और काला नमक शामिल होता था। ये छोटी सी मेमोरी ट्रिक ना एक दरवाजे का काम करती है, क्योंकि ये कोई आम चावल नहीं है, इसे बाकायदा बुद्धा का महाप्रसाद कहा जाता है। इसे जीआई टैग मिला हुआ है और इसकी सुगंध सच में बेमिसाल होती है। देखा जा सकता है कि एक मामूली सी ट्रिक हमें सीधे इतिहास और संस्कृति से कैसे जोड़ देती है। और ये अगली ट्रिक तो बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि सही शब्द का चुनाव दिमाग पर कैसा असर डालता है। प्रतापगढ़ का उत्पाद है आंवला। ट्रिक बहुत सिंपल है कि जिनमें प्रताप है यानी शौर्य है वो ताकतवर होते हैं। और वो ताकतवर कैसे बनते हैं? आंवला खाकर, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। ये ट्रिक इसलिए इतनी ज्यादा असरदार है क्योंकि ये एक पूरी तरह से स्थापित वैज्ञानिक तथ्य पर टिकी हुई है। मतलब जिले के नाम को उत्पाद के शक्तिशाली गुण के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जोड़ दिया गया है। अब जरा इन दो जिलों को देखें, गोंडा और बलरामपुर। दोनों का ही उत्पाद एक ही है, दाल। लेकिन इन्हें याद रखने के तरीके बिल्कुल अलग और सच कहूं तो थोड़े मजेदार हैं। एक तरफ गोंडा के लिए थोड़ी फिल्मी ट्रिक है, जैसे कोई गुंडा धमकी दे रहा हो कि तेरी दाल रोटी नहीं चलने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर के लिए एक ताकत पर आधारित ट्रिक है कि बलराम में बल है इसलिए वो दाल पीते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग अलग अलग तरह की छवियों को, चाहे वो मजाकिया हो या तरकीब, अपने हिसाब से बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेता है। वैसे कभी कभी क्या होता है, जो चीजें थोड़ी अजीब या बचकानी लगती है ना, वही दिमाग में सबसे लंबे समय तक ठहर जाती हैं। जैसे कौशाम्बी का केला। इसे याद रखने के लिए कोसा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब उसने मुझे कोसा क्योंकि मैंने उसका केला खा लिया। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच यही है कि ऐसी असंगत या अजीब बातें ही हमारी स्मृति को और भी मजबूत करती हैं। खैर, खाने पीने की बातें तो बहुत हो गईं। अब एक नया सवाल उठता है, इन स्वाद के अलावा इस राज्य को आकार देने वाली और कौन सी शिल्पकला और कारीगरी है? चलिए भोजन के इस दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, मशहूर वस्त्र, क्षेत्रीय पहचान के धागे। वस्त्रों की बात हो तो शुरुआत लखनऊ की चिकनकारी से ही करनी पड़ेगी। इसको याद रखने के लिए एक मजाकिया ट्रिक है, लख के नाम पर, कि भाई जिसका लक अच्छा होगा उसे चिकनकारी पहनने को मिलेगी। पर सच कहूं तो इस ट्रिक से आगे बढ़कर इसके गहरे ऐतिहासिक सच को देखना ज्यादा जरूरी है। चिकनकारी दरअसल फारस से आई एक बहुत ही बारीक कारीगरी है जो मुगलों के समय में खूब फली फूली। ये महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस शहर की गहरी तहजीब और कारीगरों की बारीक मेहनत का सच्चा प्रतीक है। अब हरदोई को लेते हैं, जिसका उत्पाद है हथकरघा यानी हैंडलूम। यहां ट्रिक के रूप में हरदोई शब्द को तोड़कर हर कोई बना दिया गया, यानी हर कोई हाथ का बना कपड़ा पहनना चाहता है। अहम मुद्दा यह है कि हथकरघा जैसे एक आम शब्द को किसी खास जगह से जोड़ने के लिए ऐसे शब्द का सरल और आसानी से समझ आने वाला विखंडन सच में बहुत असरदार होता है। वैसे कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनका नाम बहुत ही सामान्य होता है, जैसे सिर्फ वस्त्र उत्पाद। अब इन्हें अलग अलग जिलों के साथ कैसे याद रखा जाए? यहां मिनी नैरेटिव्स काम आते हैं। इटावा के लिए ईंट का दृश्य बनाया गया कि भाई ईंट से घर बनता है, पर तन ढकने के लिए तो कपड़े चाहिए। वही बाराबंकी के लिए बड़ा बाकी, यानी कपड़े खरीदने के बाद दुकानदार के पास बड़ा पैसा बाकी रह गया। ये छोटे छोटे दृश्य इन आम वस्त्रों को पूरी तरह से उन जिलों की खास पहचान में बदल देते हैं। तीसरा हिस्सा, शिल्प और ब्रांडिंग, कैसे स्थानीय कारीगरी एक राष्ट्रीय पहचान बन जाती है। अब जरा अमरोहा को देखें, जिसका उत्पाद ढोलक है। यहां ट्रिक बहुत ही प्यारी है। जिसने ऐसी ढोलक बजाई वो कलाकार अमर हो गया। ये जो काव्यात्मक लाइन है ना, ये दरअसल उन कारीगरों के प्रति सच्चा सम्मान दिखाती है जो आम, शीशम और सागवान की लकड़ी को खोखला करके उनसे ऐसी बेहतरीन ध्वनि पैदा करते हैं। कासगंज का उत्पाद है जरी जरदोजी और इसकी ट्रिक कहती है कासगंज से निकालो कस, मतलब इसे कस के पकड़ो वरना जरी खराब हो जाएगी।
हम सब जानते हैं कि जरी का काम कितना नाजुक और बारीक होता है, तो ये ट्रिक उस शिल्प की व्यावहारिकता और नज़ाकत को बिल्कुल सटीक तरह से बस एक छोटे से शब्द में समेट लेती है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जिनकी पहचान उनके उत्पादों के साथ इतनी घुल-मिल गई है कि वो एक पूरी तरह से स्थापित ब्रांड बन चुके हैं। जैसे अलीगढ़ को ताला नगरी, मुरादाबाद को पीतल नगरी और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। ये स्थापित ब्रांडिंग के क्लासिक उदाहरण हैं। हालांकि मुरादाबाद को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली मेमोरी ट्रिक भी चलती है कि पीतल के बर्तन में नहीं खाओगे तो मुर्दा बन जाओगे। अब ये ट्रिक भले ही सुनने में शॉक करने वाली लगे, पर मानना पड़ेगा दिमाग में एकदम ठहर जाती है। अब आते हैं कन्नौज के इत्रा पर। इसकी एक आम ट्रिक है कि कान और नोज मिलकर कन्नौज बनाते हैं, क्योंकि खुशबू नोज से ली जाती है। लेकिन चलिए इस आसान ट्रिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी गहराई को समझते हैं। भारत की इत्र राजधानी कहलाए जाने वाले इस शहर में आज भी सदियों पुरानी डेग भाप का पद्धति का इस्तेमाल होता है। तांबे के बड़े बर्तनों में फूलों को उबालना और उस भाप को खास रिसीवर में इकट्ठा करना, ये एक बहुत ही आहिस्ता और कड़ी मेहनत वाली कला है। और सच कहूं तो यही कला इस इत्र को आधुनिक केमिकल परफ्यूम से पूरी तरह अलग और बेहतरीन बनाती है। चौथा हिस्सा, अनोखे उत्पाद जो शायद कम सुने हैं पर हैं बेहद रोचक। महोबा का गौरा पत्थर शिल्प। यहां ध्यान देने वाली बात है कि शब्द महोबा को मोहब्बत से जोड़ा गया है और यहां से एक बहुत ही ताकतवर अमूर्त रूपक निकल कर आता है कि मोहब्बत में दिल पत्थर का हो जाता है। एक बेहद जज्बाती विचार को एक ठोस गौरा पत्थर की कार्विंग के साथ कितनी खूबसूरती और तरीके ढंग से जोड़ा गया है, ये सच में एक लाजवाब उदाहरण है। चलिए अब कुछ ऐसी एसोसिएशंस को देखते हैं जो थोड़ी अजीब तो हैं पर आसानी से याद हो जाती हैं। हमीरपुर की ट्रिक कहती है हम अमीर हैं इसलिए ब्रांड वाले जूते पहनते हैं। ये पूरी तरह से लोगों की आकांक्षा से जुड़ा है। संभाल के लिए एक नाटकीय चेतावनी काम करती है कि संभल कर, आगे सांड है, सींग मार देगा, जो इसे सींग और अस्थि उत्पाद से जोड़ती है। और गाजीपुर, जहां ट्रिक है कि गाजी यानी जज ने मुजरिम को जूते की रस्सी से लटकाने का फैसला सुनाया। ये सारी आकांक्षाएं या ऐसे नाटकीय दृश्य स्मृति पर सच में एक गहरी छाप छोड़ देते हैं। पांचवां और आखिरी हिस्सा, चमड़ा उद्योग को लेकर जो एक बड़ा भ्रम है, उस भौगोलिक ओवरलैप को आइए सुलझाते हैं। असल में आगरा और कानपुर दोनों ही जगह चमड़े के बड़े और ऐतिहासिक उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, इसलिए भ्रम होना बिल्कुल लाजमी है। पर दो ताकतवर दृश्यों का इस्तेमाल करके इन्हें बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है। आगरा के लिए दृश्य है आग, यानी चमड़े की फैक्ट्री में आग लग गई, और कानपुर के लिए है कान, यानी कान पकड़कर चमड़े की बेल्ट से मारा। दोनों ज्वलंत और दर्दनाक दृश्य बिल्कुल पृथक हैं, जिससे दोनों जिलों की पहचान आपस में मिक्स नहीं होती। वैसे यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आगरा अपने संगमरमर और पत्थर की नक्काशी के लिए भी बराबर रूप से मशहूर है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार जरूर करना चाहिए। क्या स्थानीय भाषा, मजाकिया और नाटकीय छवियों में गढ़ी गई ये छोटी छोटी मेमोरी ट्रिक्स सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को हमारे आधुनिक व्यस्त दिमागों में जिंदा रखने का सबसे बड़ा साधन बन सकती हैं? देखिए, तथ्यों की लंबी फहरिस्त भुलाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी मजबूत कहानियां और छवियां दिमाग कभी नहीं भूलता। ये सच में सोचे जाने लायक एक बेहद रोचक पहलू है ना?